हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के जो करंट अफेयर्स हैं हमारे अप्रैल 2023 मंथ की विजन मैगजीन के, उसमें हम लोग अभी तक प्रयाग प्लेटफॉर्म के बारे में देख चुके हैं। हम लोग न्यूज़ एंड शॉर्ट्स कर रहे थे एंड अब हम लोग न्यूज़ एंड शॉर्ट्स में चौथे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा रिलेटेड विद इको सेंसिटिव जोन्स। कंटेक्स्ट क्या है सबसे पहले इस न्यूज़ का? सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में अपने एक ऑर्डर को मॉडिफाई करा है कि प्रोटेक्टेड जो फॉरेस्ट हैं, अभी जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है ना, याद करो मैंने आपको इसके लिए एक चीज़ बताई थी। एक बार के लिए मैं रिकॉल करवाता हूँ आपको। जैसे ये जो इको सेंसिटिव जोन वाली बात हो रही है ना, ये कुछ नहीं है, ये है फॉरेस्ट एरिया। मान लो आपको पता है जस्ट इमीडिएशन में जो भी ये वाला हिस्सा होगा ना इसका, जो कि मैंने ग्रीन कलर से मार्क कर रखा है, याद है श्रेया? बफर जोन, कोर एरिया। वो हालांकि हमने टाइगर रिजर्व्स के कंटेक्स्ट में पढ़ा था, लेकिन कोई भी जैसे जंगल होते हैं तो जंगल के जस्ट बिल्कुल उससे जो लगता हुआ जो एरिया होता है वो एक कोर एरिया बन जाता है। अब एक कोर एरिया वैसे तो टर्म एलिफेंट रिजर्व, टाइगर रिजर्व के लिए यूज़ करी जाती है। जनरली इसको जंगलों के आसपास जो बोला जाता है वो बोला जाता है प्रोटेक्टेड एरियाज, ठीक है, या फिर इको सेंसिटिव जोन्स। ये काफ़ी, यहाँ पर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ अगर प्राण्या हो जाए तो जंगल बर्बाद हो सकते हैं या फिर वाइल्ड लाइफ बर्बाद हो सकती है। बर्बाद भी चलो नहीं हो रहे, लेकिन इंसानों को खुद भी तो खतरा हो सकता है। इसी को तो कहते हैं हम लोग ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट, राइट। अब यहाँ पर अगर कोई भी परमिशन अगर चाहिए किसी को भी, तो क्या मैं एक ऐसा एरिया मार्क कर दूँ कि हाँ जिसमें अगर किसी को कुछ करना है तो वो येलो वाले एरिया के इर्द गिर्द कर लो, लेकिन ग्रीन एरिया में या फिर उसके अंदर देयर विल बी अ स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन। यहाँ पर थोड़ी सी कंडीशन फ्लेक्सिबल होंगी, लेकिन यहाँ पर टोटल तरीके से कंडीशन कैसी होंगी? वेरी स्ट्रिक्ट, राइट। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, वापस आओ इस टॉपिक पे। आर्टिकल का कंटेक्स्ट ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ऑर्डर को मॉडिफाई करा। ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था इको सेंसिटिव जोन्स पर, जो कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के आसपास है। मैंने अब आपको सारा समझा दिया शॉर्ट में इको सेंसिटिव जोन्स क्या हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये ऑर्डर जून 2022 में दिया था। डोंट वरी कब दिया था, क्या दिया था, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था, ध्यान से सुनना, मैंने अभी ये जो बाउंड्रीज बनाई हैं इसको देख लो। अब हम इनको ना एक नंबर दे देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, मैंडेटरी कर दिया, इट मैंडेटेड दैट मिनिमम 1 किलोमीटर इको सेंसिटिव जोन अराउंड नेशनल एरियाज या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है। यानी कि अगर ये एक नेशनल पार्क है या फिर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो अगर मैं ये ग्रीन लाइन इको सेंसिटिव जोन की बनाना चाहता हूं, मिनिमम से मिनिमम, कम से कम मुझे कितने रेंज की इसको रखना पड़ेगा? कितने की रखना पड़ेगा? अभी क्या देखा आपने? 1 किलोमीटर की। 1 किलोमीटर की रखना पड़ेगा मिनिमम। इससे ज़्यादा जितनी मर्जी हो वो डिपेंड करता है स्टेट के ऊपर, स्टेट गवर्नमेंट के डिसीजंस के ऊपर, वहाँ पर कौन सी स्पीशीज़ हैं, फ्लोरा स्पीशीज़, फॉनल स्पीशीज़, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन 1 किलोमीटर की प्रोटेक्शन देनी ही पड़ेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, ये भी बोला इसके साथ, जो ये इको सेंसिटिव जोन्स हैं, दे कैनॉट बी यूनिफॉर्म अक्रॉस द कंट्री एंड ये प्रोटेक्टेड एरिया स्पेसिफिक होने चाहिए। मैंने बोला ना, जैसे मिनिमम 1 किलोमीटर है। अभी जस्ट मैंने आपको एक लाइन कही, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नेशनल पार्क, अलग अलग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहाँ पर क्या स्पीशीज़ है, क्या फ्लोरा है, क्या फोना है, वहाँ पर ह्यूमन इंटरफेरेंस कितनी है, कितनी सारी घटनाएं हुई हैं जिसमें ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट हुआ है। इन सारे मुद्दों को मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम तो ये कह रहे हैं कि इको सेंसिटिव जोन्स मिनिमम 1 किलोमीटर का होना चाहिए। अब अलग अलग राज्य अपने अपने प्रोटेक्टेड एरियाज को देखते हुए, उनके अंदर स्पीशीज को देखते हुए इस
इको सेंसिटिव जोन्स के रेंज को, इसके दायरे को अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ये किसी भी प्रकार से यूनिफॉर्म नहीं होगा कि हर राज्य के अंदर हर प्रोटेक्टेड एरिया, हर नेशनल पार्क, हर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1 किलोमीटर की होनी चाहिए एज पर द सुप्रीम कोर्ट वर्डेड। एंड श्रेया हरनी ट्रैप का करेगा यूपीएससी हमें, ये यही बोल करके सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ऑर्डर को रिसेंटली मॉडिफाई करा था और ये बोल दिया इको सेंसिटिव जोन्स की जो रेंज होनी चाहिए सारे के सारे प्रोटेक्टेड एरियाज की, देश में सारे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की 1 किलोमीटर तो मिनिमम होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं बोला उसने बोला 1 किलोमीटर मिनिमम रख लो, मैक्सिमम के ऊपर कोई लिमिट नहीं है। एंड 1 किलोमीटर उसने ये बोल दिया कि रख लो, लेकिन फिर भी अब जैसे मान लो गोवा है, ठीक है, गोवा के अंदर कोई प्रोटेक्टेड एरिया हो तो गोवा खुद में अपना इतना छोटा है, अगर वो 3-4 प्रोटेक्टेड एरियाज को ऐसे 1 किलोमीटर की रेंज के अंदर रख लेगा फिर तो जो सिविलियंस के रहने की जो जगह है वो तो फिर बचेगी नहीं ना। मतलब एक मैं एग्जांपल के तौर पर आपको दे रहा हूँ समझाने के लिए कि कोई कोई राज्य छोटे भी तो होते हैं, वो कोई कोई राज्य ऐसे भी तो है जो उसे फॉरेस्टेड एरियाज पे बने हुए हैं, वहाँ पे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, तो ये राज्य अपने हिसाब से देख लेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला 1 किलोमीटर का तो रखना ही रखना इस प्रोटेक्टेड एरिया को, जहाँ पर हंटिंग नहीं हो सके, एनक्रोचमेंट्स नहीं हो सके, पोचिंग ना हो सके, किलिंग ना हो सके और तस्करी ना हो सके, यानी कि ट्रैफिकिंग ना हो सके, और उसको बोला जाएगा इको सेंसिटिव जोन्स। सबको समझ में आए? श्रीकांत, प्राण्या, समझ में आए इतना? अब यहां पर आपको एक चीज पता होगी जनरली प्राण्या, अगर यहां पर ये एक नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यार, इसको डिक्लेयर कर दिया गया है, लेकिन प्राण्या अल्टीमेटली है तो ये जंगल ही ना। यहां पर बहुत सारे सालों से कोई ना कोई ह्यूमन पॉपुलेशन तो रह रही होगी ना, आसपास कोई गांव तो होंगे ना श्रेया, वही हमारा टॉपिक जो कि हमने पढ़ा था, पेरिफेरल एरियाज और बफर कोर एरिया, है ना। अब यहां पर कुछ कुछ गांव बसे होंगे सियालो वाली रेंज के अंदर, उनके कुछ कुछ घर होंगे, एंड ये लोग भी किसी ना किसी फॉरेस्ट प्रोड्यूस की, जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते होंगे, इनको कलेक्ट कर करके ही अपना जीवन व्यापन करते होंगे, जीवन चलाते होंगे, राइट। अब यहां पर इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला पहले अर्लियर सेंटर एंड सेवरल स्टेट्स हैड सॉट मॉडिफिकेशन ऑफ द ऑर्डर, क्योंकि आसपास जितने भी गांव थे फॉरेस्ट की पेरिफेरल एरियाज के अंदर, उनकी बाउंड्री से लगते जुलते मिलते जुलते जो जस्ट उनके साथ एरिया लगता था, उन्होंने बोला कि गांव को अफेक्ट करेगा। गांव को इसलिए अफेक्ट करेगा बिकॉज लोगों को तो नहीं पता है, कोई बाउंड्री तो बनाई नहीं गई है। अब अगर वो गलती से यहां पर एंटर कर गए, उनके अगर कुछ टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर भी यही मिलता है, अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग व्यवस्था हो सकती है ना, कुछ लोग जंगल के बिल्कुल अंदर जाते होंगे कुछ चीजें कलेक्ट करने, बड़े सालों से जाते होंगे। अब अगर तुमने इसको इको सेंसिटिव जोन अगर डिक्लेयर कर दिया, वो अंदर फिर कैसे घुस सकते हैं? कैसे भी नहीं घुस सकते ना, ये चीज है। ओके, अब सिग्निफिकेंस क्या होती है अगर हम किसी भी प्रोटेक्टेड एरिया के एक निर्धारित दायरे को कि इतना इतना किलोमीटर अगर हम उसे डिक्लेयर कर देते हैं एज अ इको सेंसिटिव जोन। सबसे बड़ी बात तो प्रोटेक्टेड एरियाज के इर्द गिर्द इट वर्क्स लाइक अ शॉक एब्जॉर्बर। ये शॉक एब्जॉर्बर टर्म जो यूज करी गई है, इसमें कंफ्यूज मत होना। कुल मिलाकर यार देखो, ह्यूमंस जो हैं वो भी प्रोटेक्टेड रहे, एंड जो वहां पर फ्लोरल या फिर फॉनल जो स्पीशीज है, पेड़ पौधे या कोई जानवर जो है, पशु पक्षी जो है, वो भी प्रोटेक्टेड रहे, इनके बीच में किसी भी प्रकार का कन्फ्लिक्ट ना हो। क्योंकि गलती से अगर इंसान जंगल के अंदर चले भी जाते हैं, वो ये कहते हैं कि हम हर्ट करने नहीं गए थे, शेर तो ये थोड़ी ना देखेगा तुम्हारी इंटेंशन तो पानी भरने आए थे कि क्या करने आए थे यहाँ पर, है कि नहीं। टपक जाओगे, पहुंच जाओगे अल्लाह के पास। उसके बाद मिनिमम इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, अगर ये इको सेंसिटिव जोन अगर बताओ कुणाल डिक्लेयर ही ना हो, तो फिर इंसान तो फिर ऐसे कि पूरे के पूरे जंगल को सफाया करके सारे शेर चीतों को मार भी डालेंगे, वो उनकी भी खाल उतार ली, जंगल ही साफ कर डाले। अर्बनाइजेशन का इम्पैक्ट आप जानते हो, और डेवलपमेंट एक्टिविटीज का इम्पैक्ट आप प्राण्य जानते हो कि बहुत ज़्यादा होता है, और वो भी विनाशकारी होता है इन्वायरमेंट के ऊपर, है कि नहीं। हमारे दिल्ली के अंदर प्राण्या जो आपका द्वारका एरिया जहाँ पर आप रहते हो, वो कंपैरेटिवली ठंडा है दिल्ली के बाकी इलाकों से,
है ना, पेड़ पौधे वहाँ पर सुरक्षित है, इतनी ज़्यादा डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हुई नहीं है। लेकिन जैसे जैसे करके वहाँ पर सोसाइटी की डेवलपमेंट और ये अर्बनाइजेशन वो हो रहा है, तो पेड़ काटे जाएंगे उसके कि नहीं काटे जाएंगे आने वाले टाइम के लिए, आने वाले टाइम में बिल्कुल होगा ऐसा। ठीक है, उसके बाद इट हेल्प्स इन सीटू कंजर्वेशन। अब मुझे एक बात बताओ, इंसान ये कहते हैं कि ये हमारा घर है, यही हमारी गलियां हैं, हम जिए भी यहीं हैं, मरेंगे भी यहीं, शादी भी यही होंगी, बच्चे भी यही होंगे, ठीक है। अब जानवरों का भी तो एक होम एक स्पेसिफिक होता है, उनकी भी तो एक रेंज होती है। याद है जैसा कि हमने एलिफेंट सेंसस टॉपिक के अंदर डिस्कस करा था कि हाथी भी तो एक कॉरिडोर स्पेसिफिक घूमते हैं श्रेया, उनकी भी तो एक रेंज है, तभी तो हम एलिफेंट कॉरिडोर उसको डिक्लेयर करते हैं। अगर ये मूल रूप से यहाँ के निवासी हैं कुछ पशु पक्षी, अगर यहीं इनको प्रोटेक्शन मिल जाए तो ये ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा, बस वो चीज़ है। और अल्टीमेटली जो मैं आपको इस आर्टिकल के अंदर बार बार एक बात बता रहा था, इसकी वजह से ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट जो है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट, कुछ भी कह लो आपकी मर्जी, ह्यूमन कन्फ्लिक्ट, मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट, सारे टर्म्स ठीक होते हैं, ये मिनिमाइज हो जाएगा। अब जो ऑर्डर मॉडिफाइड करा गया है उसके कुछ की हाइलाइट्स। 2022 का ऑर्डर अब एप्लीकेबल नहीं होगा, किसके लिए? ऐसे इको सेंसिटिव जोन के लिए जिसके लिए ड्राफ्ट और फाइनल नोटिफिकेशन जो है वो इशू तो कर दिया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने, ठीक है। एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रपोजल्स विच हैज बीन रिसीव्ड बाय द मिनिस्ट्री, यानी कि उन सारे ड्राफ्ट को अब हमें कैंसिल करना है, सारी नोटिफिकेशंस को कैंसिल करना है। दूसरा, 2022 का ऑर्डर वहां पर भी एप्लीकेबल नहीं होगा जहां पर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो इंटर स्टेट बॉर्डर पर लोकेटेड है या कॉमन बाउंड्री शेयर करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, कोई एक नेशनल पार्क है ऐसा, और इसकी जो बाउंड्री है बिल्कुल शेयर हो रही है ऐसे, बाउंड्री जो है इसकी बिल्कुल शेयर हो रही है ऐसे, ये एक साइड यूपी है, उत्तर प्रदेश, एक साइड एमपी है, मध्य प्रदेश, ठीक है। यहाँ पर ये भी लागू नहीं होगा। डोंट वरी, आपको ये 2022 का ऑर्डर कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, बस एक बारी इंटेंशन जान लिया सुप्रीम कोर्ट का काफ़ी है। आज आपने इसको सुन लिया कि जिसमें बाउंड्रीज, मतलब अगर कोई ये मान लो एक नेशनल पार्क है और दो राज्यों के साथ ये बाउंड्री जो है, ये वाला पॉइंट ये कह रहा है कि अगर वहाँ पर उसकी बाउंड्रीज मैच हो रही है, फिर वो बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, वहाँ पर ये ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं होगा। जब ऑर्डर ही पूरा का पूरा कैंसिल ही हो गया तो फिर इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। एक बार के लिए देख लिया, आज के बाद इसे ज़िंदगी में कभी देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़, ये इतना तो समझ ही गए होगे, यहाँ पर ये कह रहा है प्राण्या कोई भी इको सेंसिटिव जोन के अंदर माइनिंग अलाउ नहीं होगी। यार माइनिंग छोड़ो, किसी भी प्रकार की एक्टिविटी कैसे अलाउ हो सकती है कि नहीं श्रेया? ये माइनिंग के अलावा कुछ भी लिख देता, हंटिंग, पोचिंग, लकड़ियों को तोड़ना, अंदर जाके घास तोड़ना, अंदर जाके पानी भर के लाना, ये कैसे हो सकता है जब ह्यूमंस अलाउड ही नहीं है ना? फिर तो अंदर ये कुछ भी लिख दें। माइनिंग क्या है? माइनिंग तो एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई, छोटी से छोटी चीज़ें भी अलाउ नहीं है ना, है कि नहीं? तो नो माइनिंग वुड बी अलाउड ईदर विद इन नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन अ 1 किलोमीटर रेडियस। और मिनिमम इको सेंसिटिव जोन का जो आसपास का एरिया है वो कितना होना चाहिए? वो भी 1 किलोमीटर होना चाहिए, ठीक है। कोई भी जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज जो होती है इको सेंसिटिव जोन के अंदर, ठीक है, अगर करनी है, ज़रूरी है, अनिवार्य है, नेसेसरी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की 2011 की गाइडलाइंस को फॉलो करती होनी चाहिए, प्लस 2022 के जो कुछ प्रोविजंस आए थे इन द ऑफिस मेमोरेंडम ऑफ, अगेन कुल मिलाकर बात ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ही इसके लिए परमिशन देगा। बस आप इन 2 पॉइंट्स को आप ये कंपाइल करके यहाँ पर लेकर आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये होते क्या हैं इको सेंसिटिव जोन्स या इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स? क्या मतलब होता है इसका, जो हम ऊपर अभी पूरी की पूरी डिस्कशन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर मॉडिफाई करा, ये करा, वो करा। इको सेंसिटिव जोन्स एक इकोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट और इम्पॉर्टेंट एरियाज होते हैं, एंड किसके इर्द गिर्द ये इम्पॉर्टेंट एरियाज होते हैं? जो प्रोटेक्टेड एरियाज हों, यानी कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स, उनके आसपास ये फ्रजाइल एरियाज होते हैं। फ्रजाइल एरियाज में बेसिकली क्या होता है
एक प्रकार का डर होता है। क्या डर होता है? कुल मिलाकर के इंसान अगर कुछ हरकतें अगर करेंगे तो उन हरकतों की वजह से अल्टीमेटली जो फ्लोरल स्पीशीज़ है और फॉरल स्पीशीज़ है प्लस जो आसपास का जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वो डिग्रेड हो सकती हैं, वो डिस्ट्रॉय हो सकती हैं, वो टोटल तरीके से चेंज हो सकती हैं। ठीक है, अब ये चीज़ समझ गए क्या होते हैं? इनको जो डेजिग्नेट करा जाता है ना कि किसी भी वाइल्ड लाइफ किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व को, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को, नेशनल पार्क को, अगर हमें ये बोलना है कि इसका एक पर्टिकुलर निर्धारित एरिया इट इज़ कमिंग अंडर द डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स, तो उसके लिए जो प्रावधान है, जो प्रोविजन है कि ऐसा बोला जा सकता है फलाने किलोमीटर के एरिया को विद इन अ प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर करा जा सकता है एज इको सेंसिटिव जोन। इसके लिए एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में लिखा हुआ है, यानी कि किसी कुल मिलाकर 100 बातों की एक बात, इको सेंसिटिव जोन्स को डिफाइन करना ये ऑलरेडी डिफाइंड था अंडर द एक्ट ऑफ EPA, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। ठीक है, तो एज पर द वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान ऑफ 2002 टू 2016, ठीक है, जो भी जमीन का टुकड़ा होता है दैट कम्स विद इन द 10 किलोमीटर ऑफ बाउंड्रीज ऑफ नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इसको हम इको सेंसिटिव जोन जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। ध्यान से सुनना, ये वाली बात एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट नहीं कह रहा है, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान कह रहा है। यूपीएससी बस यही करेगा, इस EPA को यहाँ पर लाके पटक देगा और ये जो है ना कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स कहाँ पर डिफाइंड है, यहाँ पर लाके इस एक्ट को डाल देगा। श्रेया, फर्क समझ रहे हो कितना माइन्यूट फर्क है? मतलब इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है कि इको सेंसिटिव जोन्स जो हैं वो डिफाइंड है फलाने एक्ट के अंदर, और कोई भी जो प्रोटेक्टेड एरियाज के इर्द गिर्द 10 किलोमीटर की बाउंड्रीज का जो रेंज है, अगर कोई वहाँ पर ज़मीन है वो नोटिफाई करा जा सकता है एज इको सेंसिटिव जोन। और ये जो है ये नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान में डिफाइंड है और वो चीज़ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में डिफाइंड है। बस ये करेगा क्या, प्लान को ऊपर लेकर जाके पटक देगा अगर ट्रैप करना होगा तो, और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को नीचे की तरफ ले आएगा। समझ रहे हो? ये बात इस तरफ, ये बात इस तरफ, चेंज क्या करेगा? EPA और नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, बस ये ट्रैप है, इसके अंदर कुछ नहीं है। इसके बियॉन्ड चल ही नहीं सकता किसी एग्जामिनर का दिमाग। हाँ, और अगर थोड़ा सा टफेस्ट लेवल पे अगर जाना है तो यार देखो, इसको भी मेरे को आपको बता देना चाहिए कि ये भी कर लेना, कंफ्यूज ना हो जाना। मिनिस्ट्री जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है, उसने 1 किलोमीटर की रेडियस की बात करी है, जो हमारा आर्टिकल का भी जिस था। यार हर किसी का पर्सपेक्टिव हो सकता है ना। जैसे मतलब मान लो अगर प्राण्या में आपको बिठाऊँ, अब आप कहोगे सर नहीं देखो यार, एनवायरनमेंट की बैंड इंसान वैसे ही बहुत बजा चुके हैं और इतना कुछ चलता रहता है, तो यार मेरे हिसाब से तो सर 50 किलोमीटर होना चाहिए। ठीक है भाई, आपका पर्सपेक्टिव, आपका ओपिनियन। मैंने कहा 15 किलोमीटर ठीक है, श्रेया ने कहा 7 किलोमीटर ठीक है। अब हम सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं या फिर हमारे नाम पर कमेटियां बनी हुई हैं, हम सरकार को अपना अपना सुझाव दे रहे हैं। यार तो हर किसी का एक पर्सपेक्टिव हो सकता है ना श्रेया, सुझाव देने का। सुप्रीम कोर्ट ने 1 किलोमीटर बोल दिया, मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने भी 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर बोला हुआ है। यार ये नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 10 किलोमीटर कह रहा है, तो ये अपना पर्सपेक्टिव दे रहा है। समझ गए? ये इसका है कि अकॉर्डिंग टू देश का पूरा जो नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान है वो ये कहता है कि कोई भी नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो 10 किलोमीटर के दायरे के अंदर, अगर उसके अंदर कोई लैंड एरिया आता है तो उसको डिक्लेयर कर दो। और हमारे आर्टिकल की जैसे कहती है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मिनिमम 1 किलोमीटर तो होनी चाहिए। ये पर्सपेक्टिव की बात है सिर्फ, सारी चीज़ों को मिक्स मत कर देना। हमेशा अपने सब्जेक्ट्स के अंदर ये देखा करो कि कौन सी बात क्या बोल रहा है, कौन सी कमेटी बोल रही है, कोई कोर्ट बोल रहा है, पार्लियामेंट का कोई एक्ट बोल रहा है, क्या बोल रहा है वो। कंफ्यूजन तो नहीं हुई? बताओ इस चीज़ में। पक्का? प्राण्या सब कुछ समझ में आया? सर के ऊपर से तो नहीं क्या कुछ? चलो, हाँ होशियार तो आप वही, आ जाएगा, कैसे नहीं आएगा। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।